Hello, good morning everyone. In last class we discussed about scientific technique of F.W. Taylor. The first technique was foremanship, functional foremanship. Second was standardization and simplification. उसके बाद में उसी क्रम में नेक्स्ट अपन बात करते हैं वर्क स्टडी. You know very well that F.W. Taylor was mainly focused to scientific study, not the rule of thumb. According to this process, F.W. Taylor explained few work study in which we include fatigue study, method study, time study and motion study. Fatigue study रेगुलर पर्सन वर्क करेगा तो वो एक लिमिट तक ही वर्क कर सकता है, थक जाएगा. तो उसका मतलब उसके अकॉर्डिंग अपन लोगों को प्रॉपर स्टडी करने की ज़रूरत है कि पर्सन को कब इंटरवल रेस्ट देना चाहिए. तो नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल, ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, जो मेजर 3 स्टडीज़ के अंदर अपन लोगों ने इंक्लूड की है. द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, the duration of rest interval and the number of rest interval. फेओली मानता है कि टेलर ये मानते हैं कि एम्प्लॉई को यदि अपन लोग फैटिज स्टडी करते हैं तो प्रॉपर अपन लोगों को प्रॉपर टाइमली स्टडी करनी चाहिए. अपन को देखना चाहिए वर्कर्स कब ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बाद कितनी देर वर्क करने के बाद में उनमें वो फ्रीक्वेंसी या वो एफिशिएंसी नहीं रही जो स्टार्टिंग में थी. धीरे धीरे एफिशिएंसी लेवल डाउन होता है, फिर उनको एक प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए. मॉर्निंग में जिस एनर्जी के साथ में आकर अपन लोग वर्क करते हैं वही एनर्जी शाम तक अपन लोगों में नहीं रहती है. जैसे आप लोग ले लीजिएगा, आप क्लास में आते हो, क्लास में बैठते हो, पढ़ते हो, फर्स्ट पीरियड जो स्टार्ट होता है उसमें आप अपना 100% देने की कोशिश करते हो और दे भी पाते हो. लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, लंच ब्रेक होता है, 8th पीरियड कंप्लीट होता है, उसके बाद में आप लोगों का वो एफिशिएंसी लेवल नहीं रहता जो स्टार्टिंग में फर्स्ट पीरियड में आप लोगों के साथ में था. इस एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए फर्स्ट 4 पीरियड के बाद में लंच ब्रेक दिया गया, मतलब रेस्ट इंटरवल आप लोगों के लिए, टीचर्स के लिए भी. वहाँ पे टीचर्स रेस्ट करें, उसके बाद जो 30 मिनट्स का गैप होगा उसमें वापस से एनर्जी मिली और उसके बाद दोबारा अपन लोग रखें. तो ये चीज़ सोच समझ के रखी गई होगी. मान लीजिएगा कि फर्स्ट पीरियड में आए, ये कोई रेस्ट सिस्टम डिसाइड नहीं किया गया, आप लोगों पर ही छोड़ दिया गया कि आप लोगों को 30 मिनट का रेस्ट लेना है, बिगिनिंग टू लास्ट कभी भी ले सकते हो. फर्स्ट पीरियड में आए, कुछ एक स्टूडेंट फर्स्ट पीरियड में चले गए कि इसने सर मुझे लंच करना है, कुछ एक सेकंड पीरियड में चले गए. क्या प्रॉपर स्टडी हो सकती है? मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा और प्रॉपर वर्क नहीं हो पाएगा. यही सिस्टम यदि अपन फैक्ट्री के अंदर बात करते हैं तो लेबर्स भी ऐसा कर सकते हैं. तो लेबर को प्रॉपर वे में प्रॉपर स्मूथली अपना वर्क चले, उसके लिए प्रॉपर स्टडी की गई. स्टडी के टाइम पर अपन लोगों को देखना है वर्कर जहाँ वर्क कर रहा है उस टाइम पर कब उसको लग रहा है कि उसमें वो थक चुका है, वर्क नहीं कर पा रहा उस इफिशिएंसी के साथ में जो बिगिनिंग इफिशिएंसी थी. उसके लिए कब रेस्ट देना है, रेस्ट का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट कब कितनी बार उसको रेस्ट देना चाहिए वो डिसाइड हुआ. आप लोगों की बात करते हैं, फर्स्ट सेकंड पीरियड है, फिर एक स्मॉल आप लोगों के लिए रेस्ट वेल होती है, उसमें आप जाते हो 5 मिनट 4 मिनट का रेस्ट होता है, वापस से पानी वानी पी के आते हो. तो मतलब स्टार्टिंग में 2 पीरियड के बाद आपको चाहिए. यदि मैं वो नहीं दूं आप लोगों को, कंटिन्यू 4th पीरियड तक ऐसे ही अपन लोग कंटिन्यू रखें तो 4th पीरियड के आते आते आप लोग थक चुके होंगे. वो आप लोग एफिशिएंसी एनर्जी के साथ में वर्क नहीं करोगे. जितना एफिशिएंसी के साथ मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ उसी के साथ में आप लोग उस लेक्चर को प्रॉपर वे में एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे और अपना ऑब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होगा. इसीलिए कहा गया इन द फैटिज स्टडी वी हैव टू take decision regarding to 3 category. First one is the frequency of rest interval, 2 पीरियड के बाद रेस्ट, फिर 4th पीरियड के बाद में एक
30 मिनट का रेस्ट पीरियड रखा, फिर 6 के बाद में 8 के बाद में स्कूल ओवर। तो ये चीज़ रखी। द ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल स्टार्टिंग में 30 मिनट का दे दे और उसके बाद में नहीं दिया जाए 2-2 मिनट का, तो गलत है। मतलब आप लोगों का कंप्लीट रेस्ट नहीं हो पाया है। तो इसका मतलब ड्यूरेशन फर्स्ट सेकेंड पीरियड के बाद में आप लोगों का फर्स्ट जो रेस्ट इंटरवल हुआ और जो लास्ट रेस्ट इंटरवल होगा वो 2 से 5 मिनट के बीच में रहता है, और जो बीच में रेस्ट इंटरवल है वो 30 मिनट या 25 मिनट का रहता है। इसका मतलब क्या है कि वो जो ड्यूरेशन रिक्वायर्ड है आप लोगों के लिए वैसा ही इसको सेट किया गया है। द ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल, द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल। मान लीजिए कि आप फर्स्ट पीरियड से लेकर 8th पीरियड तक एक ही आप लोगों को रेस्ट दिया गया, वो 1 घंटे का दे दिया गया, वो भी 8th पीरियड के अंदर। क्या सही है? नहीं है, क्योंकि 1, 2, 3, 4 पीरियड तक तो आप कर पाओगे, फिर 5th, 6th, 7 का कोई यूज ही नहीं रहेगा। तो इसका मतलब आप लोगों को कितना नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल प्रोवाइड करवाना चाहिए, ये एक प्रॉपर स्टडी। अब ये जो स्टडी है वो साइंटिफिकली स्टडी कंप्लीट होनी चाहिए, ये रूल ऑफ थंब पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए कि मैनेजर के माइंड में आया रेस्ट प्रोवाइड करवा दिया, मैनेजर को लगा कि रेस्ट नहीं तो उसने कंटिन्यू वर्क कंप्लीट करवाया, ये गलत है। इसका मतलब अपन लोगों को प्रॉपर तरीके से स्टडी करनी चाहिए कि वर्कर्स को रेस्ट की रिक्वायरमेंट कब है। मॉर्निंग में आते ही आप लोगों को फर्स्ट पीरियड में ही आप लोगों को लंच ब्रेक प्रोवाइड करवा दिया जाए तो क्या बेनिफिशियल होगा? नहीं होगा, क्योंकि ब्रेकफास्ट आप घर से करके आए हो, आते ही आप लोगों को लंच करवाया जा रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा रहेगा? 7th, 8th पीरियड तक तो आप लोगों को ज़्यादा आलस आएगा, पढ़ नहीं पाओगे। इसका मतलब सेम ऐसी स्टडी करने के लिए प्रॉपर फैटेज स्टडी की बात की। वर्क स्टडी में अपन मेजर 4 स्टडी इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टडी थी फैटेज स्टडी। सेकेंड बात करते हैं मेथड स्टडी। मेथड स्टडी के अंदर अपन बात करते हैं वे ऑफ प्रोडक्शन मेथड। टेलर ये कहते हैं कि जो प्रोडक्शन मेथड है उसको अपन लोगों को साइंटिफिकली मेथड को चूज करना चाहिए। इस तरीके से नहीं कि जो मैनेजर है उसके माइंड में जो मेथड है उस मेथड को आप लोगों के फोर्सफुली डाल दिया जाए, वर्कर्स पे डाल दिया जाए कि इस मेथड से इस फ्लो में ही आपको वर्क करना है। वो कभी भी एक प्रॉपर अपन लोगों को रिजल्ट नहीं दे सकता। अपन लोग बेस्ट मेथड को सेलेक्ट करने के लिए पहले अपन लोगों को देखना चाहिए कि कौन कौन से अल्टरनेटिव अपने पास में अवेलेबल है। मान लीजिएगा आप लोग यहाँ पे झुंझुनू और यहाँ से आप लोगों को जयपुर जाना है, यदि अपन बात करते हैं यहाँ से जाने के अलग अलग मेथड है। एक तो आप लोग बाई ट्रेन जा सकते हो, आप यहाँ से बाई बस जा सकते हो, या पर्सनल व्हीकल के थ्रू जा सकते हो। आप लोगों को ये देखना है कि आप लोगों को झुंझुनू से जयपुर पहुँचने के लिए जो टाइम अवेलेबल है अपने पास में, जो टाइम अवेलेबिलिटी है वो कितनी है। टाइम अवेलेबिलिटी मान लीजिए अपने पास में है कि 5 घंटे 6 घंटे में अपन जा सकते हैं, अपने पास में वो सूटेबल टाइम भी है। तो फिर अपन क्या करेंगे, फिर कॉस्ट को देखेंगे कि कॉस्ट किसकी है। ट्रेन से जाएंगे तो कॉस्ट कम आएगी, पर्सनल व्हीकल अपन लोग हायर करके जाएंगे ज़्यादा कॉस्ट आएगी, बस से जाएंगे एवरेज कॉस्ट आएगी दोनों में। तो मतलब अपन लोग इन तीनों अल्टरनेटिव में बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है उस अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करेंगे। यदि अपने पास में ड्यूरेशन कम है, अपने को इमरजेंसी में कहीं पहुंचना है, जयपुर जाना है, तो अपन लोग कॉस्ट को इग्नोर करेंगे, फिर अपन पर्सनल व्हीकल को ही हायर करेंगे। ये चीज़ अपन लोगों ने यहाँ पे, अब ये जो स्टडी है उसके लिए पहले अपन को टाइम और कॉस्ट की प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद अपन लोगों की डिसाइड करना पड़ेगा कि बेस्ट मेथड क्या है। ये बात तो अपन ने एक ड्यूरेशन की बात की, एक झुंझुनू से जयपुर जाने की बात की, लेकिन यही चीज़ अपन लोग फैक्ट्री के प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो अपन को ये देखना चाहिए कि जो प्रोडक्शन अपन लोग करने जा रहे हैं उस प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग अपने पास में टाइम अवेलेबिलिटी कितनी है, कॉस्ट क्या है, और बेस्ट मेथड कौन सा है जहाँ पे मिनिमम कॉस्ट हो और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पॉसिबल हो। उसके अकॉर्डिंग अपन लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। In time study, in method study, the method study technique of scientific management is conducted to find out the best method. 3 alternatives are available for Jhunjhunu to Jaipur. Then we have to select the best method according to cost, according to time. Okay, or way of performing the job which keeps production cost and maximum use of resources of the organization. Means अपने पास में जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसमें मैक्सिमम यूज कौन से रिसोर्सेज से अपन कर सकते हैं उसका सिलेक्शन करना, और उसी के अकॉर्डिंग अपन लोग इसकी स्टडी करते हैं। तो ये जो स्टडी है वो भी रूल ऑफ थंब के अकॉर्डिंग ना होके साइंटिफिक स्टडी हो और प्रॉपर वे में अपन उसकी स्टडी कर पाए, यही टेलर का ऑब्जेक्ट था। थर्ड की बात करते हैं टाइम स्टडी।
टाइम स्टडी के अकॉर्डिंग आप लोगों को जो पॉइंट इंक्लूड किए इसके अंदर, वो मैक्सिमम पॉइंट में फर्स्ट स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म जॉब, कि आप लोगों को जॉब परफॉर्म करने के लिए टोटल कितनी टाइम की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टारगेट ऑफ वर्कर्स का टारगेट डिसाइड करना। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म जॉब, जो जॉब परफॉर्म करने के लिए वर्कर्स के नंबर कितने रिक्वायर्ड है, कितने वर्कर्स की अपन को जरूरत है। और उसके बाद कैटेगराइज द वर्कर्स इन इफिशिएंट एंड इनइफिशिएंट कैटेगरी, वर्कर्स की कैटेगरी डिसाइड हो। टेलर ये चाहते हैं कि अपन साइंटिफिकली इस टाइम स्टडी को परफॉर्म करें। साइंटिफिकली टाइम स्टडी परफॉर्म करने का मतलब है फर्स्ट स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब, कोई एक पर्टिकुलर जॉब है उसको परफॉर्म करने के लिए कितनी टाइम की रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लीजिएगा अपन लोग बात कर रहे हैं कि अपने यहाँ पे कुछ वर्कर्स है, ए बी सी और डी, 4 वर्कर्स है। यदि ये एक फर्नीचर का एक यूनिट बनाती है या प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग जो भी प्रोडक्शन है, गुड्स है, उसके एक यूनिट तैयार करते हैं। एक को जो टाइम लगेगा वो लगेगा 2 दिन, बी को लग रहा है 3 दिन, सी को लग रहा है 3 दिन, डी को लग रहा है 2 दिन। अब ये स्टडी अपन को 100 टाइम्स अपन को स्टडी करनी चाहिए कि प्रॉपर टाइम कितना लग रहा है। हो सकता है फर्स्ट डे ये परफॉर्मेंस रही हो, सेकंड डे जस्ट ऑपोजिट हो, ये 3, ये 2 और ये 3, ऐसा भी हो सकता है। तो थर्ड डे अपन लोग स्टडी करेंगे, सब ने इक्वल ही टाइम यूज किया है, फोर्थ डे सब ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो इसका मतलब अपन 100 टाइम्स इसकी स्टडी करेंगे कि स्टैंडर्ड टाइम कितना लगना चाहिए जॉब को परफॉर्म करने के लिए। इसके लिए आपको बार बार कंटिन्यू वर्कर्स की स्टडी करनी पड़ेगी। वर्कर्स की स्टडी के अकॉर्डिंग आप लोग सबसे पहले टारगेट जो होगा स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करने का वो करोगे। स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए जॉब, आप लोगों ने टाइम डिसाइड किया, मान लीजिएगा कि वो यूनिट बनाने में 2 दिन लगेंगे। जो स्टैंडर्ड आप लोगों ने डिसाइड किया है वो स्टैंडर्ड एक ऑप्टिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का लेवल। जैसे मान लीजिएगा कि यदि 2 दिन के अंदर एक वर्कर इजीली बना सकता है तो वो स्टैंडर्ड नहीं होगा, क्योंकि उसका मतलब अपन ने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज नहीं किया है। यदि थोड़े से एफर्ट्स और होते हैं तो हर एक वर्कर 3 यूनिट तक बना सकता था। अपन ने उनके लिए जो रखा है वो क्या रखा, या फिर मान लेता हूँ पर डे का जो यूनिट रखा वो कितना रखा, 2 यूनिट। हो सकता है वर्कर थोड़े से एफर्ट्स बढ़ाए तो 3 यूनिट तक प्रोडक्शन पॉसिबल है। अब वर्कर को जो स्टैंडर्ड मिला वो कंप्लीट हो चुका है, तो फिर वर्कर उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करेगा, मतलब अपन ने रिसोर्सेज का पूरा यूज नहीं किया, ये गलत होगा। सेकेंड, अपन ने एक दिन के लिए प्रोडक्शन का डिसाइड कर दिया 4 यूनिट, जबकि 2 यूनिट है, थोड़ा एफर्ट्स बढ़ा के 3 यूनिट, और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स बढ़ा के बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद में 4 यूनिट तक पहुंचा जा सकता है। वो भी बहुत ज़्यादा स्पीड से वर्क करने में हो सकता है उसके चक्कर में अपने प्रोडक्शन की क्वालिटी डाउन चली जाए। तो अपन लोगों ने यहाँ पे मैक्सिमम स्टैंडर्ड रख दिया, यहाँ मिनिमम स्टैंडर्ड रखा। टेलर ये चाहते हैं कि ना ही तो मिनिमम स्टैंडर्ड हो ना ही मैक्सिमम हो, अपन लोगों को एक ऑप्टिमम लेवल का स्टैंडर्ड डिसाइड करना चाहिए और उसी लेवल के अकॉर्डिंग अपन लोगों को टारगेट देना चाहिए वर्कर्स को। तो ये स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म जॉब, सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर्स, ये वर्कर्स का टारगेट डिसाइड किया, ऑप्टिमम टारगेट। उसके अकॉर्डिंग डिटरमाइनिंग द नंबर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब। मान लीजिएगा अपन लोगों को टोटल जो यूनिट बना के देनी है वो 3000 यूनिट इन 10 डेज, मतलब पर डे की जो यूनिट बनेगी वो कितनी बनेगी, 300 यूनिट बनेगी। अपना एक वर्कर 3 यूनिट बना सकता है। अपने पास में जो टोटल वर्कर है वो मान लेता हूँ 80 वर्कर है, पर वर्कर 3 यूनिट बनाएगा, मतलब पर डे की यूनिट कितनी बन रही है, 240। इसका मतलब अपन को टोटल कितना चाहिए, 60 का जो डेविएशन है उसको फुलफिल करने के लिए अपन को और वर्कर की ज़रूरत है, 60 यूनिट। और पर डे का वर्कर का जो बनेगा वो कितना बनेगा, 3। तो मतलब टोटल वर्कर कितनी चाहिए, 20 वर्कर्स और चाहिए अपन को। इस तरीके से नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब, ये अपन लोगों को डिसाइड करनी है कि टोटल कितने वर्कर्स की अपन लोगों को रिक्वायरमेंट है। लास्ट है कैटेगराइज द वर्कर इन इफिशिएंट एंड इनइफिशिएंट। इफिशिएंट और इनइफिशिएंट का मतलब मैंने बताया था कि जो एक टारगेट डिसाइड हुआ, जो स्टैंडर्ड डिसाइड हुआ, यदि किसी वर्कर ने वो स्टैंडर्ड टारगेट अचीव कर लिया है तो उसे अपन इफिशिएंट वर्कर की कैटेगरी में लेंगे। अपन लोगों ने टारगेट डिसाइड किया 3 यूनिट पर डे। अब यदि किसी वर्कर ने
3 यूनिट का प्रोडक्शन किया है तो उसको अपन इफिशिएंट वर्कर की कैटेगरी में लेंगे। किसी एक का टारगेट के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, 2 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो उसको अपन इनएफिशिएंट वर्कर की कैटेगरी में लेंगे। इनएफिशिएंट वर्कर के अकॉर्डिंग और इफिशिएंट वर्कर के अकॉर्डिंग अपन वर्कर की कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे और इसके अंदर आगे स्टडी इसकी कंटिन्यू चलेगी। जब पीस रेट वेजेस सिस्टम की बात करेंगे तब इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी अपन लोगों ने टाइम स्टैंडर्ड के अंदर जो बात की है, डिस्कशन किया है, नंबर 1 स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब, इसमें 100 टाइम्स अपन लोगों को चेक करना है, उसके बाद टाइम डिसाइड करना है। उसी के अकॉर्डिंग अपन लोग टारगेट डिसाइड करेंगे वर्कर्स का टारगेट डिसाइड करने के बाद उस वर्क को, उस पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करने के लिए नंबर ऑफ वर्कर्स कितने रिक्वायर्ड है वो देखना है और लास्ट में उस जो स्टैंडर्ड डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग इफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर की कैटेगरी अपन यहाँ पर बनाएंगे। उसके बारे में कहा गया है टाइम स्टडी के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब क्या है कि वर्कर जहाँ वर्क कर रहे हैं उसमें जो अपन कह सकते हैं प्रोडक्टिव मूवमेंट और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे आप लोग स्टडी करते हो, आप कह रहे हो कि मैंने 3 घंटे स्टडी की, 4 घंटे स्टडी की, उस 3 या 4 घंटे में कुछ टाइम आप लोग पढ़ने में, कुछ टाइम आप लोग सिर्फ सोचते हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और इधर उधर जबकि अकेले बैठे हो, वो जो टाइम पर्टिकुलर आप लोगों ने लर्न करने में या समझने में लगा है वो 3 घंटे में से आप लोग ये मान के चलो 1 घंटा भी नहीं होता है। यदि वही 1 घंटा आप लोग कह सकते हो तो प्रोडक्टिव मूवमेंट तो वो जब आप लर्न करने में लगे हुए हो। अनप्रोडक्टिव मूवमेंट जब आपने बुक तो ओपन कर रखी है लेकिन उसको लर्न नहीं कर रहे हो, आपका ध्यान कहीं और जगह लगा हुआ है, उसे अपन लोग अनप्रोडक्टिव मूवमेंट में काउंट करेंगे। आपसे पूछा गया कि आप लोगों ने कितने घंटे स्टडी की, आपका आंसर होगा 3 घंटे, जबकि ऐसा नहीं है। आप लोगों ने जो स्टडी की है वो सिर्फ 1 घंटे की है क्योंकि प्रोडक्टिव मूवमेंट वही थे। अब इस अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को अपन रिड्यूस करें और प्रोडक्टिव मूवमेंट को अपन इंक्रीज करें, उस 1 घंटे को रियल में 3 घंटे तक लेकर जाए और वो दो घंटे जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है जिसमें आप बीच में पानी, चाय पीना, ये सारे वर्क कर रहे हो या इधर उधर बातें करने में लगे हुए हो या फिर आप लोगों का वहाँ पे स्टडी में फोकस नहीं हो रहा है, उसको हटा रहे हो, उसको रिमूव करके अपन कंप्लीट 3 आवर्स उस प्रोडक्टिव मूवमेंट में चेंज करें तो उसे बोलते हैं मोशन स्टडी, जिसमें मोशन में एक फ्लो में अपन लोग कंटिन्यू स्टडी कर पाए। इसी को यदि वर्क में लेते हैं तो उसे बोलते हैं मोशन स्टडी। सबसे पहले अपन वर्कर्स को मूवमेंट को देखना होगा जिसमें अपन डिटरमाइन करेंगे टू डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ वर्कर व्हेन दे आर परफॉर्मिंग द जॉब। वर्कर जब जॉब परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके जो मूवमेंट होंगे उनको अपन लोग प्रॉपर वे में चेक करेंगे कि जब वर्क हो रहा है तो रियल में वर्क कितनी देर कर रहे हैं। कुछ एक वर्कर्स बीच में चाय पीने के लिए जा रहे हैं, पानी पीने के लिए जा रहे हैं या इधर उधर बातें करके कुछ टाइम कंज्यूम करने में लगे हुए हैं, उनको अपन लोग अनप्रोडक्टिव मूवमेंट में देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले अपन लोगों को प्रॉपर वे में उसको स्टडी करना पड़ेगा, मूवमेंट को चेक करना पड़ेगा कि वर्कर रियल में कितनी देर क्या वर्क कर रहे हैं, उनके हर एक मूवमेंट को अपन अच्छे से वॉच करेंगे। तो डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स व्हेन दे आर परफॉर्मिंग द जॉब, कि वो जॉब परफॉर्म कर रहे हैं तो कितना क्या क्या मूवमेंट हो रहा है, और उन मूवमेंट को सेकंड लेवल पे टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। उन सारे मूवमेंट की स्टडी करने के बाद में अपन ये देखेंगे कि प्रोडक्टिव मूवमेंट कौन कौन से थे और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट कौन कौन से थे। मतलब जो टाइम वर्कर अपने यहाँ पे आया और उसके यहाँ पे टोटल डिसाइड हुआ कि वर्कर 8 घंटे वर्क कर रहा है, उस 8 घंटे में वर्कर ने रियल में प्रोडक्टिव टाइम कितना दिया है और अनप्रोडक्टिव टाइम कितना लिया है, उसकी प्रॉपर वे में स्टडी करना। स्टडी करने के बाद में फॉर कटिंग डाउन अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टफुल मूवमेंट, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट और वेस्टफुल मूवमेंट को अपन लोग क्या करेंगे, कट करेंगे। जो यूजफुल मूवमेंट नहीं है उसको अपन लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे कम करेंगे, हटाएंगे टोटल वर्क में से। तो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को कटिंग डाउन अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टफुल मूवमेंट उनको रिमूव करेंगे और एक लास्ट में एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें जहां पे अनप्रोडक्टिव मूवमेंट बिल्कुल से जीरो और प्रोडक्टिव मूवमेंट को इंक्रीज किया जाए। यही पॉइंट है, टू डिजाइन सुटेबल इक्विपमेंट एंड टूल्स टू मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ऑफ वर्कर्स। ऐसा डिजाइन, ऐसा मॉडल ही डेवलप कर दे जिसमें अनप्रोडक्टिव मूवमेंट रिमूव हो और प्रोडक्टिव मूवमेंट को अपन इंक्रीज कर सके। ये अपन लोगों की मोशन स्टडी हुई। अपन लोगों ने अभी इस लेक्चर के अंदर बात की है वर्क स्टडी की। वर्क स्टडी के अंदर आप लोगों ने मेजर 4 स्टडी की है। नंबर 1 फैटेज स्टडी, नंबर 2 मेथड स्टडी, नंबर 3 टाइम स्टडी और नंबर 4 मोशन स्टडी।
In fatigue study, we discuss about the rest interval of the employee. What is the number of rest interval, what is the frequency of rest interval, and what is the duration of rest interval. It should be decided by the scientific technique, scientific method. In second number, we discuss about the method study. In method study, we discuss what is the best alternative to producing our production system या producing our goods. In this way, we select the method that is provide minimum cost and optimum या maximum utilization of resources. जहाँ पे अपन को ज़्यादा से ज़्यादा resources यूज हो और minimum cost आए, उस मेथड को सेलेक्ट करना, और ये भी सिलेक्शन साइंटिफिक वे में, साइंटिफिक मेथड में होना चाहिए. टेलर का ये सजेशन था. थर्ड नंबर पे अपन स्टडी की टाइम स्टडी, जिसके अकॉर्डिंग वर्कर को जो डिसाइड करना है, सबसे पहले वर्कर को एक जॉब परफॉर्म करने में कितना टाइम लगेगा वो देखना. उस टाइम के अकॉर्डिंग वर्कर को स्टैंडर्ड प्रोवाइड करवाना. स्टैंडर्ड प्रोवाइड करवाने के बाद में, टाइम देने के बाद अपन को ये देखना कि उस जॉब के लिए पर्टिकुलर कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है. उसके बाद में अपन देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया उसके अकॉर्डिंग कितने ऐसे एम्प्लॉई है, कितने ऐसे वर्कर है जिसने उस स्टैंडर्ड को अचीव किया. मतलब इफिशिएंट एम्प्लॉई और अनइफिशिएंट एम्प्लॉई को अपन ने अलग अलग कैटेगराइज किया. ये बात हुई टाइम स्टडी. टाइम स्टडी का आगे का पोर्शन जब पीस रेट वेजेस सिस्टम में अपन एक्सप्लेन करेंगे, मतलब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें फिर सीखने को मिलेगा. और लास्ट में अपन ने बात की मोशन स्टडी, जहाँ पे एक फ्लो में, एक मोशन में अपन लोग स्टडी को कंप्लीट करें, जिसमें सबसे पहले बताया टू डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स. वर्कर्स की मूवमेंट को अपन को देखना कि कौन कौन सी मूवमेंट करें, अच्छे से वॉच करेंगे. उस वॉच करने के बाद उसमें सेलेक्ट करेंगे व्हाट इज द प्रोडक्टिव मूवमेंट एंड व्हाट इज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट. थर्ड स्टेप इज वी रिमूव द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, एंड लास्ट we develop a particular model and particular system. There is no wasteful movement, there is no unproductive movement, and develop and increase to productive movement. ये अपन लोगों का आज का वीडियो रहा. आप लोगों को इसके वीडियो के साथ में नोट्स भी सेंड हो रहे हैं, असाइनमेंट में भी मिल रहे हैं. इनके अच्छे से स्टडी करना, इनको अच्छे से वॉच करना और देखना कि किस तरीके से अपन लोग अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं. अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को आपको भी रिमूव करना है और प्रोडक्टिव मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना है. ऐसा मॉडल आपको भी डेवलप करना है जिससे अपन लोग 100% रिजल्ट दे सके. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.